दोस्तों नमस्कार। जिस तेजी से छात्र आंदोलन के बाद मोदी शाह की पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिरा है, चारों तरफ से ये आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। विपक्ष इनको घेर रहा है, लेकिन संसद के अंदर आकर ये बयान देने से डर रहे हैं। पूरी पार्टी के अंदर एक ऊहापोह की स्थिति है। कई नेता एकदम बगावत के मुहाने पर बैठे हैं। कुछ नेताओं की तरफ से तो इस्तीफे भी आने लगे हैं। क्या अब बीजेपी में मोदी शाह युग अपने अंत की तरफ जा रहा है? क्या बीजेपी किसी एक नए भूचाल की तैयारी में है? क्या कुछ चल रहा है बीजेपी के अंदर खाने? क्या बीजेपी अब कमजोर पड़ती जा रही है? इस पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। देश के वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। उमाकांत लखेड़ा जी, जिन्हें 35 से 38 बरस का एक्सपीरियंस है पार्लियामेंट कवर करने का। सभी नेताओं की राजनीति को इन्होंने नजदीक से देखा है और ये तमाम नेता जो आज शीर्ष पर है, उन्हें फर्श से अर्श पर जाते हुए इन्होंने देखा है। उनकी राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। बीजेपी के अंदर खाने की तमाम खबरें ये पहचानते हैं और खबरों की जो आहट होती है उसका गहन विश्लेषण करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका उमाकांत जी। बहुत धन्यवाद। और शिव मिश्रा जी हमारे साथ हैं। उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर हम ये चर्चा कर रहे हैं, जिनका एक लंबा अनुभव है पत्रकारिता के क्षेत्र में और ये बहुत नजदीक से निगाह रखते हैं किस तरीके से पार्टियों में जो भी हलचल हो रही है उसके पीछे की निहित राजनीति क्या है और उसके परिणाम क्या होंगे दूरगामी, उस पर भी इनकी नजर रहती है। बहुत बहुत स्वागत है शिव जी आपका। धन्यवाद। हाँ उमाकांत जी, पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये छात्र आंदोलन हुआ है, सरकार झुकने पर मजबूर हुई। कहीं कभी ये इस्तीफा नहीं देते थे, कहते थे कि हमारे एनडीए में कभी इस्तीफा नहीं होता, लेकिन इनके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। चारों तरफ से ये घिरे हुए हैं, संसद में आने से डर रहे हैं, विपक्ष इनकी घेराबंदी कर रहा है, बाहर छात्र कह रहे हैं हम जंतर मंतर पे दोबारा आकर बैठ जाएंगे। और ऐसे में जो इनके दो बड़े स्तंभ हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों ही अब तक की सबसे कठोर आलोचनाओं को झेल रहे हैं। और अब तो पार्टी के अंदर भी ऐसे स्वर निकलने लगे हैं जो इनकी आलोचना कर रहे हैं। इस्तीफों को दौर शुरू हो गया है। दिल्ली में इस्तीफे हुए हैं, पटना में इस्तीफे हुए हैं, कई और जगह, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो या और भी नेता हो, उनके स्वर ऐसे निकल रहे हैं कि बीजेपी में अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। यानी उनको लग रहा है कि अगर बीजेपी के भविष्य को, जो एक धब्बे बीजेपी के पर रोज बरोज लग रहे हैं, अगर उसके भविष्य को बचाना है तो नेतृत्व में कुछ बदलाव किया जाए। उमाकांत जी, आपको लगता है कि कुछ अंदर कुछ ऐसा बड़ा चल रहा है बीजेपी के अंदर? निश्चित रूप से इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो भीतर से जो धुआं उठ रहा है उसको तो हर कोई देख रहा है। और जिस तरह से आपने इस्तीफों का जिक्र किया, तो सबसे पहले जब भी कोई नाव डूबती है तो पहले चूहे, जो उस नाव में जो चूहे होते हैं, जो प्राचीन काल से कई पीढ़ियों से नाव के अंदर घुसे हुए हैं, उनके जो लोग हैं, जो संतान है, वो भागती हैं। और जब वो भागती हैं तो वो नहीं देखती कहाँ भाग रही हैं, वो समुद्र में कूद जाती हैं या नदी में कूद जाती है जहाँ वो नाव चल रही है। चाहे वो ये नहीं देखते कि हम बाहर कूद करके आत्महत्या कर लेंगे, हम मर जाएंगे, बाहर गर्मी होगी, सर्दी होगी। तो जो उनको लगता है कि ये जो भीतर से जो सफोकेशन है, जो सांस रुक रही है, तो बाहर इससे बढ़ गया है तो मर जाओ। इससे बढ़ गया है कि हम इस झंझावत से बाहर निकले, चाहे जो हमें इसकी कीमत चुकानी पड़े। तो वही भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े दो मजबूत स्तंभ हैं, नरेंद्र मोदी, इनका तो चेहरा दिखाने के काबिल पब्लिक में है नहीं, इसलिए इंस्टाग्राम पे जा रहा है। पहले गोदी मीडिया के कंधे पे रख के बंदूक चलाई तो गोदी मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। अब उनकी जो लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बड़े एक टीवी चैनल की हवा खराब हुई। मैंने पूछा भाई क्या मामला है उनके टॉप आदमी को। उन्होंने कहा साहब, बड़े पैमाने पर जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टर्स हमसे पैसा वापस ले लिया उन्होंने, तो हमारी दुकान बंद हो गई। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? वो कह रहे साहब, आप तो चैनल आपका दिखता ही नहीं पब्लिक में, लोगों ने देखना बंद कर दिया। तो सवाल ये है कि जो स्टेक होल्डर है बीजेपी के, जो बीजेपी के अंदर बड़े पैमाने पर जो लोग हैं, ऐसे लोग जिनका भारतीय जनता पार्टी से ना कोई वैचारिक तालमेल ही नहीं है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग हैं, इनका क्या लेना देना भाजपा से? ये तो अपनी जो जमीनों, जो इनके बेहिसाब जायदाद है, उसके कागज पत्र ठीक करने के लिए वहां आ रखे हैं। अब वो कागज पत्र सुनाए कि काफी कुछ ठीक हो गए तो वो चले जाएंगे वापस। अब वो भारतीय जनता पार्टी से
कांग्रेस में कब चले जाएं, और उनका विरोध हो रहा है, अभी पता लगा तो विरोध होना शुरू हो गया है। तो ये एक किस्म से चारों तरफ से घिर गए हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन सर्कल। बाहर निकलने के दरवाजे नहीं मिल रहे हैं, बाहर निकलने के रास्ते नहीं मिल रहे हैं। अगर बाहर निकलने के रास्ते मिल रहे होते तो इंस्टाग्राम पर आते, और किस तरह की भाषा प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की भाषा है वो जिस तरह की भाषा कर रहे हैं, अपनी माँ का विक्टिम कार्ड वो खेल रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है? ये तो विक्टिम कार्ड वो पहले भी खेला था उन्होंने। तो सवाल ये है कि ये जो चीजें हो रही हैं, जिधर जा रही है, वो एक अंत हो रहा है, अंत होगा। और अब ये वापस जो इनकी छवि डेंटिंग जो हो चुकी है, उस डेंटिंग की पेंटिंग नहीं हो सकती। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जी, यानी अब डेंटिंग पेंटिंग नहीं हो सकती, अब पूरी तरीके से मॉडल ही बदलना पड़ेगा, पूरा मॉडल ही बदलना पड़ेगा। और बीजेपी में इसकी शुरुआत हमें लग रही है क्योंकि इस्तीफों से हो गई है। क्योंकि जब आपका सूरज चढ़ता है तो लोग आपके पास आते हैं, और जब सूरज ढलता है तो लोग आपको छोड़ छोड़ कर जाते हैं। तो अब बीजेपी से निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। शिव जी, ये संकेत क्या देता है? पहले तो इस पार्टी में आने के लिए लोग लालायित रहते थे, जैसे सर भी कह रहे हैं कि अब लोगों का दम घुट रहा है, उनकी सांस घुट रही है, इतनी घुटन हो गई है उनको कि अब वो इनके पंजे से या तो निकलना चाहते हैं या पार्टी के अंदर ही वो बगावत अब कर देंगे। क्या कहते हैं, ये इस्तीफे किन के इस्तीफे हुए और क्या इसके पीछे का आप देखते हैं, क्या वजह रही? अंशु जी, सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि हम पहले भोजन करते हैं तो डॉक्टर से सलाह लेते हैं कि वजन नहीं बढ़ रहा है, तो वेट बढ़ाने के लिए वो बताता है प्रोटीन लो, कार्बोहाइड्रेट लो, फला लो, फ्रूट इतने लो, वो लो, ये लो, प्रोटीन लो, फिर वजन बढ़ जाता है। फिर वो कहता है अब थायराइड हो गई है, फिर कहते हैं वजन कम करो। तो बीजेपी का इस समय वजन बढ़ना जितना था वो बढ़ चुका है, अब थायराइड हो गई है। अब थायराइड जब तक खत्म नहीं होगी, ये बीमारी है बहुत भयंकर, या ये तो वजन गेन करती है या वजन लूज करती है। तो इसमें वजन गेन हो गया, अब वो अपने चल नहीं पा रहे हैं, उस वजन को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब वजन में उन्होंने खत्म किया, पहले धर्मेंद्र प्रधान को निकाला कि भाई एक सवारी उतरो इस पे से, ये वजन नहीं लेके गाड़ी आगे बढ़ पा रही है। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा वजन था धर्मेंद्र के प्रधान के कंधों पर कि वो जहाज, जो सर कह रहे थे वो जहाज डूब रहा था, तो उन्होंने कहा तुम उतरो, पहले कुछ हल्का करो। जैसे वो सत्यनारायण स्वामी की कथा है, वो कहता है कि मेरी नाव में लता पत्रा दें, तो धर्मेंद्र की नाव में लता पत्रा दे नहीं थे, सोने हीरे जवाहरात थे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नहीं है तो उन्होंने कहा जाओ ये मस्तू, तो मोदी ने कहा चलो हटो, लेके तुम अपना नाव बाव अलग हटो। ऐसे दौर में पूनावाला का इस्तीफा ये कह रहा है कि मामला सब ठीक नहीं है। उसी समय देवेश ठाकुर का इस्तीफा बिहार से, वो ये बता रहा है कि उपचुनाव हो गया, उपचुनाव से पहले अगर इस्तीफा ले लेते तो भूमियार नाराज हो जाते, उनका उपचुनाव हो जाने दो, उपचुनाव हो जाने दो, वोट मिल जाने दो। ये बड़े गेम प्लान से करते हैं। कांग्रेस यहां दिल से काम करती है, इसलिए वो पिछड़ जाती है। ये केवल दिमाग से करते हैं। दिमाग में आदमी गोल गोल बत्तियां जला देता है। जैसे हम मैथ पहले पढ़ते थे तो लोग कहते थे माना कि, उसमें से 2-4 बच्चे ऐसे होते थे वो कहते नहीं मानते, क्या करोगे गुरुजी अब? तो जो कहते हैं नहीं मानते वो इन्हें फंसा देते हैं, और जो कहते हैं चलो माना कि 1 है और 1 + 1 2 होगा, लेकिन हमारे मोदी जी ने कह दिया 6 और 2। हमने तो आज तक गणित में पढ़ा ही नहीं कि 6 + 2 होता भी है, 1 + 1 हम कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं, 1 + 1 2 होता है, 1 - 1 0 हो जाता है। लेकिन इनकी जो परिभाषा है, ये कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं देश से माफी मांगो, वो कह रहे हैं हमने देश को माफ कर दिया। अब ये बताइए कि देश ने गलती क्या की थी? गलती तो आपने की थी। सूरत में एक महिला को जो चाहती तो प्रधानमंत्री बन जाती, उसे आपने जर्सी गाय कहा, और मुख्यमंत्री रहते कहा, पद पर रहते कहा। राहुल गांधी को जर्सी गाय का बछड़ा बोला गया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा बोला गया। ताजा उदाहरण रमेश विधूड़ी है। विधूड़ी ने संसद में बोला, आज वो बीजेपी से विधायक हैं। अगर इन सब से माफी मांग के प्रधानमंत्री छूट जाएंगे तो क्या फिर इनके बारे में इनसे माफी मंगवाएंगे? अरे अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, गोली मारो, हम नहीं बोल सकते। इन सबको छोड़ दीजिए। आपकी सरकार के 2 नाम लिए जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड, कि फर्स्ट ने बोला है, ये सेकंड ने बोला है। उमाकांत सर बता देंगे ये बात जरूर कि 2 ही बात की जाती है, फर्स्ट ने बोला या सेकंड। तो सेकंड ने बोल दिया सदन में खड़े होकर। आप चाहें खराब लगे तो आप निकाल देना, मेरे हिसाब से खराब नहीं है।
जब आप संसद में कहोगे, और वो थोड़ा सा, कभी कभी क्या होता है कि हर घर में दाल बनती है, कोई दाल में तड़का में थोड़ा ज्यादा लगा देता है घी, कोई तेल ज्यादा डाल देता है तो तेल ज्यादा पड़ गया। लेकिन एक बात बताइए, क्या जो 1 लाख बच्चे रोज जंतर मंतर पर इकट्ठे हो रहे थे, क्या उनमें से 1 लाख बच्चों ने गालियां दी? गाली देने वाले 10, 20, मैक्सिमम 50, मैक्सिमम 10, 20, 50 होंगे, मैक्सिमम, अधिकतम। और विरोध किसका हो रहा है? 99,950 का, जो अपना मुद्दा लेके आए थे। तो आखिर ये समझ में ही नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री कहना क्या चाहते हैं, किससे माफी मांग रहे हैं, किसे माफ कर रहे हैं। कल उन्होंने फिर एक बड़ी भूल कर दी है, और अब ये देश का युवा समझ चुका है। यही जैन जी लाया था जब आपने 2013 में 2 करोड़ रोजगार का सपना दिखाया प्रतिवर्ष का। वो आपके झांसे में आया, आपकी सत्ता को लाया, तभी तो वो जंतर मंतर पर कह रहा था। आप भी तो गई थी जंतर मंतर पर, मैं भी गया था। वो कह रहा था कि हमारे बाप दादे इसीलिए बीजेपी को नहीं चुनते थे, हमसे भूल हो गई है, अब नहीं होगी। तो देवेश ठाकुर का इस्तीफा, पूनावाला का इस्तीफा, नरोत्तम मिश्रा के यहाँ 150 लोगों का इस्तीफा, ये साबित करता है कि अंदर जो आग लग रही है वो बाहर आ रही है। इस समय आप देख रहे हैं सबसे सुरक्षित गेम खेल रहे हैं नितिन गडकरी। उनका वो पेट्रोलियम मंत्रालय ने इथेनॉल का काम किया, हमने नहीं किया, जो कल तक इथेनॉल को प्रमोट कर रहे थे। एक भी बैठक में नहीं बुलाया जा रहा है। जो संसदीय कक्षों में हो रही है बैठक, गृह मंत्रालय के जरिए या प्रधानमंत्री के जरिए, एक भी बैठक में बुलाया नहीं जा रहा है। सुनने में तो यह भी आ रहा है, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने अपने लिख दिया पोस्ट पर, कल से हंगामा मचा हुआ है कि ये वित्त पोषित था आरएसएस का जंतर मंतर, लेकिन उनके हाथ से निकल गया। जब सोनम वांगचुक को उठाया, उसके बाद यह आंदोलन प्रत्येक छात्र का था। इसके मुखिया न अभिजीत दीपके थे, न सोनम वांगचुक थे। जब आंदोलन निकल चुका था तो फिर चाहे आप कुछ बने रहो। और जिनके हाथ में आंदोलन था, जो आयशा के बच्चों के, उनका नाम मीडिया में सरकार ने आने नहीं दिया, ताकि इसका श्रेय इन्हें न मिल जाए। उन्हें मिलता तो यह श्रेय विपक्ष के नेता के पास चला जाता कि राहुल गांधी के दबाव में इस्तीफा हुआ। तो आनन फानन में राहुल गांधी के दबाव से बचने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभिजीत दीपके के गर्दन में माला डाल के स्वागत कर दिया। लेकिन उन्हें यह थोड़ी मालूम था यह आदमी भी राहुल के पास चला जाएगा और कहेगा अमित शाह का इस्तीफा दो। जब से मस्ट रिजाइन अमित शाह चलाए, मोदी की नींद खराब है, मोदी बेचैन है, और अभी रोज आएंगे। हो सकता है आज शाम को कुछ नई चीज लेके आ जाए, क्योंकि मेरे एक प्रोग्राम में प्रभाकर मिश्र ने कहा है कि मैं सलाह देता हूं प्रधानमंत्री जी से कि इस बार वो बच्चों से माफी मांग लें, शायद बच्चे माफ कर दें। तो उनका कोई भरोसा नहीं है कि रात में आके वो क्या ऐलान कर दें, लेकिन इस्तीफे ये तय कर रहे हैं कि बीजेपी के अंदर बगावत की ज्वाला जल उठी है। जी, उमाकांत जी, बड़ी बात यही है जो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चिंगारी सुलग गई है। आपको क्या लगता है कि जैसे मुरली मनोहर जोशी, मतलब इतना वयोवृद्ध होकर भी वो जंतर मंतर आते हैं, नितिन गडकरी पहले से ही अपनी एक अलग राह चल रहे हैं, हमने साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि भाई इथेनॉल मिलाने का फैसला मेरा नहीं था। क्या ऐसे नेता और भी कई नेता जो कि बीजेपी में इन 2 नंबर 1 और नंबर 2 के आगे किसी को बोलने नहीं दिया जाता है या किसी के भी कद को पनपने नहीं दिया जाता है, आप इस बात पे गौर कीजिए। राज्यों में इन्होंने जो भी मुख्यमंत्री बैठाए उसमें से किसी का बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि जिसको हम कह सके कि इनका कोई एक स्तर है, कोई लेवल है। उनपे इनफैक्ट जो है वो कई तरह के आरोप लगे हुए हैं। तो उनको यही लगता है कि वो इनको भी एक तरह की ऐसी नीति में रखे कि जब चाहे इनको उतार भी सके, जब चाहे गद्दी में बिठा भी सके, ताकि उनके हाथ में इनकी चाबी रहे। तो पूरी तरीके से जो बीजेपी में भी जो जेन्युइन लोग हैं या जो इस तरह के लोग हैं जो पुरानी परंपरागत बीजेपी को चाहते थे और उनको अब लग रहा है कि इन्होंने अब उस बीजेपी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, क्या ऐसा हो रहा है अंदर कहीं कि कोई ऐसी बगावत जन्म ले रही है, और कौन से वो नेता हैं जो सामने आ सकते हैं, या आपको और क्या फीडबैक है? देखिए, जो राजनीतिक दल होते हैं ना, वो राजनीतिक दल को राजनीतिक दल से चलाया जाता है। भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और अभी भी जो भारत के हमारी जो समाज में गैर बराबरी है, असमानता है, भूख है, गरीबी है, अशिक्षा है, और एक बड़ी अमीर और गरीबों के बीच में बहुत बड़ी खाई है। अब तो वो खाई और चौड़ी हुई है। अब तो जो गरीबी की रेखा के ऊपर थे वो भी नीचे चले गए।
ऐसी हालत में एक पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से भाजपा चल रही है, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक सर्कस की तरह चल रही है। सर्कस एक दिन का होता है, 2-3 घंटे का होता है, या 15 आधे घंटा, 1.5 घंटे का सर्कस होता है। उसके बाद सर्कस बंद हो जाता है, फिर शाम को अंधेरे में नहीं होता, बहुत कम होता है रात के अंधेरे में। दिन में सर्कस होता है कुछ घंटों के लिए, एक तरफ से वो आते हैं और दूसरी तरफ बाहर निकल जाते हैं लोग। ये भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी की जगह इन्होंने सर्कस जो बनाया है, उससे पार्टी में, भाजपा में बहुत बड़ा तबका है जो नाराज है। आरएसएस में बहुत बड़े लोग नाराज हैं। वो डर के मारे लोग इसलिए नहीं बोलते कि लोग अपनी जान नहीं खो सकते ना। लोगों को डरता है कि वो उनकी जान चली जाएगी, कोई मरवा देगा उनको। इसलिए कोई पार्टी इन लोगों के खिलाफ कोई कुछ बोलता नहीं है पब्लिक में। लोग डरे हुए हैं जरूर है, लेकिन जो फ्यूचर के प्रति चिंतित है। देखिए, कल तो ये लोग चले जाएंगे। ये लोग तो बहुत, इनका जो टाइम है बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि ये डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। चंदा चोरी से डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। यहाँ जो इस तरह से देश को चला रहे हैं उससे डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। पार्लियामेंट के प्रति इनकी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई वचनबद्धता नहीं है, संविधान के लिए कोई वैल्यू नहीं है, उसको उन्होंने फाड़ के फेंक दिया है। और दूसरा, अब जो है, अब ये रह गया है कि हमारा जो एक जवाबदेही का मंच होता था पार्लियामेंट, वहां सरकार कुछ भी करती थी तो लोग कहते थे आपको हम पार्लियामेंट में सवाल पूछेंगे। सवाल आप किसको पूछेंगे, ये तो पार्लियामेंट में नहीं आते। तो इस सरकार से एक तरह से जो मोह भंग हो रहा है पार्टी के कैडर का, जो ट्रेडिशनली वैचारिक तौर पर भाजपा से जुड़े हुए थे। उसमें आपने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का नाम लिया। मैं मुरली मनोहर जोशी को कम से कम 40 साल से जानता हूँ। अब जो डॉक्टर साहब जो है, वो कुछ भी चीज भी ऐसे नहीं बोलते थे, वो रैंडमली नहीं बोलते। वो क्योंकि नपे तुले शब्द होते हैं और सोच समझ के बोलते हैं। मुरली मनोहर जोशी के पास बड़े पैमाने पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलने जुलने आते हैं, चाहे उनका बर्थडे हो, चाहे कुछ भी कोई दिन हो, या मकर संक्रांति हो, कोई भी चीज हो, तो उनके यहाँ लोग आते हैं। उनके हर तरह के लोग उनके आते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में वो अकेले नेता है जिनका अक्रॉस पार्टी लाइन पर्सनल रिलेशन भी उनके। आप भाजपा के खिलाफ हैं, लेकिन मुरली मनोहर जोशी को प्रणाम करते हुए मैंने पार्लियामेंट के अंदर कई बार देखा कि लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनसे उनकी वैचारिक, उनकी पार्टी से मतभेद होने के बावजूद भी। इसलिए मुरली मनोहर जोशी जो कह रहे हैं वो उनकी अकेली भाषा नहीं है, वो भाषा है पूरी पार्टी के भीतर एक बहुत बड़े वर्ग की। दूसरी बात ये है बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट, कि पार्टी में जो बड़े लोग हैं, एक बड़ा तबका है कि उनको लग गया है कि अब इनके भरोसे पार्टी को नहीं छोड़ा जा सकता। तो अब सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह पूरे सिस्टम से, पूरे भाजपा के सिस्टम से जो उत्तराधिकार की लड़ाई थी कि मोदी जी रिटायर होंगे तो अमित शाह को कर देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि अमित शाह उस उत्तराधिकार की जो लड़ाई थी उसको हार चुके हैं। अब जो है भारतीय जनता पार्टी में एक नया संकट, नेतृत्व का संकट, हुई आफ्टर मोदी शुरू होने वाला है। तो वो उसके लिए अब टाइम लगेगा कुछ दिन में। ठीक है, तो एक बड़ा घमासान बीजेपी में हो सकता है। और बड़ी बात यह भी है कि जो बीजेपी का असली कैडर है, जो कि पार्टी से, संगठन से शुरू से जुड़े रहे हैं, उनकी अनदेखी करके जिस तरह से आयातित नेताओं को पद दिए जाते हैं, उनके लिए सब कुछ किया जाता है, तो अंदर ही अंदर नेता कार्यकर्ता बहुत नाराज हैं। ये देवेश ठाकुर, जो बिहार में जिन एमएलसी का इस्तीफा लिया गया है, उन्हीं के उदाहरण से मैं बताती हूँ कि वो भूमियार हैं। आपने सही कहा कि चुनाव के बाद उनका इस्तीफा लिया गया, लेकिन जो भूमियार जो जाति है वो इस बात से बहुत नाराज है। और इस्तीफा किसके लिए लिया गया है? दीपक प्रकाश के लिए। दीपक प्रकाश कौन है? उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, जिन्हें बिना कोई चुनाव जीते ही मंत्री बना दिया गया। मंत्री बना दिया गया, 6 महीने भी पूरे हो गए, दोनों सदन में से किसी की सदस्यता नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट पे चला गया है। 4 अगस्त को मामला लगा हुआ है और पूछा गया है कि भाई अभी तक निर्वाचित नहीं है तो मंत्री कैसे बने हुए हैं। तो उनको बचाने के लिए एमएलसी देवेश कुमार की कुर्सी ले ली गई है, जिससे जो भूमियार तबका है बहुत नाराज है बीजेपी का, कि आप बाहर से आए उपेंद्र कुशवाहा और उनके बेटे के लिए। और उपेंद्र कुशवाहा को भी जो सीट दी गई थी वो भी भूमियार की सीट की इनके दी गई थी। तो बीजेपी के अंदरूनी कैडर के जो लोग हैं वो बड़े नाराज हैं कि आप कुछ भी करेंगे, मतलब आप हम लोगों का हक मार मार के दे रहे हैं, तो ये हक की बलि हम कब तक चढ़ाते रहेंगे। तो शिव जी, क्या लग रहा है कि ऐसा नहीं होता, मतलब कुकर में खौलता रहेगा और इतना है और उसकी सीटी भी सही नहीं लगेगी, प्रेशर जमता रहेगा, जाम होता रहेगा, तो फट न जाएगा कुकर एक दिन? क्या कहेंगे? 12 वर्ष का जो जनता का प्रेशर था वो एकाएक रिलीज हो गया। इससे पहले लगातार आंदोलन हो रहे थे, ऐसा नहीं था कि आंदोलन बंद थे।
लेकिन आंदोलन सरकार पर प्रेशर नहीं बना पा रहा था। इस आंदोलन ने सरकार की पूरा जो गुब्बारा था, जिस गुब्बारे के ढेर पर पूरी भाजपा बैठी है, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह थे, कि अहंकार का गुब्बारा, तानाशाही का गुब्बारा, चुनाव आयोग का गुब्बारा, ईडी का गुब्बारा, उसमें सीधा पंच मार दिया है। गुब्बारे की हवा निकल गई है। अब गुब्बारा बन नहीं रहा, इसीलिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी संसद नहीं जा पा रहे। संसद 19 दिन चलनी थी, उसमें से 10 दिन चल गई है, और 10 दिन में केवल एक बिल पास हुआ है जिसमें नकल रोकने, पेपर लीक रोकने का कोई कानून नहीं है। अरे मर्डर के बाद तो हमारे आईपीसी में धारा है जिसमें फांसी तक की सजा है। रेप को लेकर धारा हमारे यहां है, लेकिन रेप कैसे रुकेगा, मर्डर कैसे रुकेगा? सर तो लंबा कार्यकाल, लंबा अनुभव। सर क्या ऐसा नहीं होता है कि किसी भी थाने में थानेदार की प्रक्रिया से नहीं, थानेदार के इकबाल से अपराध रुकता है। जिले में जो कप्तान आता है उसके इकबाल से अपराध रुकता है, पुलिस कप्तान से अपराध नहीं रुकता है। राज्य में मुख्यमंत्री के इकबाल से अपराध रुकता है, उसकी कार्यशैली से नहीं रुकता है। जैसे ही पुलिस कप्तान और जिला अधिकारी को पता लगता है कि हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा, हमें पद से पदच्युत किया जाएगा, तो जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान क्षेत्र में जाते हैं, बैठक करते हैं, मीटिंग लेते हैं। लेकिन जब यह पता लग जाए कि कप्तान साहब एसी से नहीं निकलते हैं, गाड़ी से बाहर नहीं निकलते हैं, अपराध बढ़ जाता है, थानेदार निश्चिंत हो जाता है, हमारे थाने में कोई नहीं आ सकता है। यही हाल सरकार का होता है, सरकार का बृहद स्तर पर होता है। सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। सरकार के इकबाल में ये एक कील बन चुकी थी कि सरकार सिर्फ मुसलमानों को आंदोलन करने से रोकती है, हिंदुओं का नहीं रोक पाएगी। हिंदू निश्चिंत है कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। लेकिन जब हिंदुओं के अधिकार, भाई देश में दावत बिठा दी गई है, व्यंजन है बढ़िया बढ़िया परोसे जा रहे हैं, तो भाई 87% तो हिंदू को लाभ मिलेगा। उसमें जो 100 लोग बुलाए गए हैं उसमें 87 हिंदू होगा, वो 83 हिंदू होगा, 17 मुस्लिम होगा। लेकिन यहां तो जो परोसा गया, नीट का लीक पेपर हुआ, तो वो 87 को परोस दिया कि नहीं? उन्होंने सीधा तीखी मिर्ची की सब्जी परोस दी है। अब वो खा ही नहीं पा रहे हैं, गले में जलन हो रही है, अंदर निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में बच्चे सड़क पर आ गए, आंदोलन कर दिया, और आंदोलन से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। इस्तीफा होते ही बीजेपी में बिलबिलाहट मच गई थी, और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत सम्मान समारोह चल रहा है कि हम अंदर से डरे नहीं है, ये तो हमने बच्चों की जिद के लिए किया है। और आप देखना कि जल्द उन्हें या तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, या फिर उन्हें कोई बड़ा पद दे दिया जाएगा बीजेपी में। और अगर उन्होंने दिया तो ये बच्चे रुकेंगे नहीं। अभी जो आप उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से स्कूलों से खबरें सुन रही हैं कि जैन अल्फा मैदान में आ गया, ये जैन जी, जैन अल्फा, जैन वीटा भी आ जाएगा, वो जूनियर हाई स्कूल में करने लगागा, तब कौन रोकेगा? और अगर जैन जी, जैन बी, जैन अल्फा में से कुछ 1-2 लाख बच्चे चले जाएं ज्ञानेश कुमार के ऑफिस की तरफ कि हुजूर हम आपको नमस्कार करने आए हैं, मेरी राम राम ले लीजिए, तो अभी तो मोदी जी नहीं सो पा रहे हैं, फिर ज्ञानेश कुमार नहीं सो पाएंगे। फिर ये एक दिन चले जाए ईडी की तरफ कि हुजूर मेरी राम राम ले लीजिए। स्थितियां बिगड़ती चली जा रही हैं, और बीजेपी आना ही है, ये दिन आना है। जिन जिन संस्थाओं पर इन्होंने कब्जा किया है वहां पर जनता आके सवाल पूछेगी। उमाकांत जी, एक जरूरी सवाल कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी, थोड़ा विस्तार से आप बताइएगा कि क्या ये भाजपा के ढलान की शुरुआत है? क्या भाजपा का क्राइसिस बढ़ रहा है? जब इन्हें कब्जा करना था तो ये अलग तरह के एक बातें लाते थे कि जो 75 वर्ष से ऊपर के हैं वो नहीं रहेंगे सक्रिय राजनीति में, यही कह के इन्होंने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया बीजेपी के इतने वरिष्ठ नेताओं के। स्वयं ये 76 वर्ष पार कर चुके हैं। 2029 का जब चुनाव होगा तो इन करीब 80 के ये होने के उस पे आ जाएंगे, तो क्या ये सवाल तब नहीं उठेंगे? कोई तो कारण ऐसा पार्टी के अंदर के बीच में से बनाना होगा जिससे इन पर सवाल खड़े किए जाएं, जिससे चर्चा पार्टी के अंदर चले कि मोदी नहीं, शाह नहीं, क्योंकि ये इनकी वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि इनके राज में छात्रों का आंदोलन हो रहा है, इस्तीफे हो रहे हैं, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रहा है, विदेश में पूरी साख खराब हो रही है, और अब तो ये 76 पार भी हो चुके हैं, और अमित शाह के ऊपर बहुत सारे इस तरीके के जो बार्बरिक एक्टिविटीज की है
उसको लेकर उनकी शिकायत है। पर महत्वपूर्ण सवाल एक और भी है, पार्टी के अंदर क्या प्रश्न उठाए जाएंगे और आरएसएस इसमें कहां खड़ा होगा, क्योंकि आरएसएस की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है बीजेपी में जो भी गद्दी में बैठे। आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि इन्होंने एक इमेज से एक ऑरा खड़ा किया 12 साल में, ये लोग कन्विंस हो गए। और जो जेनजी है, जो बच्चे हैं, जो कॉलेज में जाते हैं, वो सारा इनके पाखंड और झूठ का इनका घड़ा फूट चुका है। तो चूंकि अब एक्सपोज हो चुके हैं, तो अभी किसी तरह जो डैमेज कंट्रोल है उस मोड में लगे हुए हैं। उसी से ये चाहते हैं लोगों को भ्रम फैला करके कि हम इससे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन आरएसएस का एक बहुत बड़ा तबका है जिसको इन्होंने भ्रष्ट बना दिया। आरएसएस के बहुत बड़े पैमाने पर उनके जो प्रचारक थे उनको करप्ट बना लिया। उनका काम दलाली करना है या व्यभिचार है, कई राज्यों में इन्वॉल्व हैं वो लोग। और वो एक किस्म से भारतीय जनता पार्टी के जो जितनी भी गुंडागर्दी संगठन में हो रही है उसको वो यहाँ से चला रहे हैं। अब मोदी कहाँ फंस गए? मोदी इसलिए फंस गए हैं कि उनका जो तुरुप का पत्ता था अमित शाह, क्योंकि ये जो गैंग के हिसाब से जो देश को चला रहे हैं, गैंगबाजी के हिसाब से देश चला रहा है कि तुम मेरे साथ रहोगे, मैं गलत काम करूंगा तो फिर तुम मुझे बचाना। फिर हम क्या करेंगे कि जो मीडिया हमारे खिलाफ लिखता है या पत्रकार बोलते हैं उनको दबाएंगे, उनको बदनाम करेंगे, चरित्रहनन करेंगे, आइसोलेट करेंगे। ये तमाम तरह की जो प्लानिंग्स इनकी होती है, ये 24 घंटे इसी धंधे पे लगे रहते हैं। मुझे तो ये लगता है कि कभी-कभी कि ये देश को कब चलाते हैं? ये तो 24 घंटा भाजपा के लिए काम करते हैं। ये देश के लिए थोड़ी काम कर रहा है। ये तो भाजपा का फंड कैसा हो जाए, अपोजिशन पार्टीज का जो जो फंड्स हैं वो कैसे खत्म कर दिए जाए, उनका रेट कैसे डाली जाए, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाए, ये धंधा इनका पुश्तैनी धंधा लगता है। तो इसमें ये बड़े पारंगत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले दिनों में बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे। और जैसे मैंने बताया कि ये जो वक्त है, ये वक्त इनके लिए बहुत घातक होने वाला है। ये आसानी से ये इससे निपटने वाले या इससे निकलने वाले हैं नहीं। ये पक्के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आने वाला वक्त इनके लिए बहुत घातक होने वाला है और बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। जो अब इनकी तीर से सारे तरकस निकल चुके हैं, सारी चीजें बाहर आ चुकी हैं, अब भीतर कुछ रखा हुआ नहीं। तो इसलिए अब ये कितने भी टुकड़े में करें, ये अब सफल नहीं होने वाले हैं। और उल्टी गिनती इनकी आज नहीं तो कल शुरू हो जाएगी, शुरू हो चुकी है। जी जी बिल्कुल। तो दर्शकों, जो दोनों ही हमारे एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बीजेपी का ये ढलान शुरू हो चुका है। अपने ही बोझ के तले अब बीजेपी दबी जा रही है, जिसमें जो नेतृत्व में शीर्ष पे नंबर 1 और नंबर 2 हैं, उनके ऊपर अब सभी उंगलियां उठ रही हैं। पार्टी के बाहर भी, पार्टी के भीतर भी, संगठन के अंदर भी, आरएसएस की तरफ से भी। तो क्या नेतृत्व को लेकर अब बीजेपी में बड़े सवाल उठेंगे? क्या किसी क्राइसिस की ओर जाती हुई हमें बीजेपी नजर आ रही है? ये जरूर भविष्य में, निकट भविष्य में नजर आएगा, लेकिन इसके शुरुआत के संकेत और चिन्ह हम जरूर देख पा रहे हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और दर्शकों, अगर आपको हमारी चर्चा पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप कुछ बात हमें कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वो बातें, अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।